नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड सारांश है और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बात करें, बल्कि ये समझें कि कैसे बिल्कुल छोटी, मतलब लगभग न दिखने वाली आदतें हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हाँ। हम में से कई लोग कोशिश करते हैं आदतें बदलने की, पर अक्सर फेल हो जाते हैं। सही बात है। क्लियर का कहना है कि दिक्कत हम में नहीं, हमारे सिस्टम में है। तो सवाल ये है, क्या सच में रोज 1% बेहतर होना काफी है या इसमें कुछ और भी है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। ये गोल से ज्यादा सिस्टम पर जोर देती है। क्लियर की वो लाइन, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं, सुनने में शायद थोड़ी सख्त लगे, पर ये सच के काफी करीब है। हाँ, महसूस होता है ये। हम अक्सर बड़े बड़े रेजोल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन असल में टिकते वही काम है जो हमारे रोज के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सफलता असल में बड़े धमाकों से नहीं आती, वो छोटी छोटी लगातार की जाने वाली चीजों के जमा होने से मिलती है। ठीक है, तो इस सिस्टम पर आते हैं। क्लियर ने ये व्यवहार बदलने के 4 नियम दिए हैं। संकेत यानी क्यू, उसको स्पष्ट बनाना। फिर लालसा, क्रेविंग, उसे आकर्षक बनाना। हाँ। तीसरा प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, उसे आसान बनाना। और चौथा इनाम यानी रिवॉर्ड, उसे संतोषजनक बनाना। अब हम मान सकते हैं कि हमारे श्रोता शायद इन बेसिक प्रिंसिपल्स से वाकिफ होंगे। बिल्कुल, काफी पॉपुलर है ये। तो इनको सिर्फ दोहराने के बजाय क्यों ना इनके पीछे की साइकोलॉजी और ये कैसे एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर माहौल का असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है ना? निश्चित रूप से। हम अक्सर अपनी विल पावर को बहुत ज्यादा आंकते हैं और अपने माहौल के असर को कम। स्पष्ट बनाने का मतलब सिर्फ रिमाइंडर लगाना नहीं है। अच्छा। बल्कि अपने माहौल को इस तरह से इंजीनियर करना है कि सही चुनाव करना लगभग अपने आप हो जाए। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहती हैं माफ कीजिए, चाहते हैं, हाँ। तो सिर्फ याद रखने के बजाय पानी की बोतल हर उस जगह रखें जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं, डेस्क पर, बेड साइड टेबल पर, किचन काउंटर पर। ये संकेतों को इतना सामने ले आता है कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। और बुरी आदतों के लिए बिल्कुल इसका उल्टा करना है, संकेतों को छुपाना या हटा देना। और ये इंजीनियरिंग सिर्फ फिजिकल माहौल की नहीं है, शायद डिजिटल माहौल पर भी लागू होती होगी। हाँ बिल्कुल, आजकल तो शायद डिजिटल माहौल का असर और भी ज्यादा है। खैर, दूसरे नियम पर आते हैं। इसे आकर्षक बनाएं। यहाँ टेम्पटेशन बंडलिंग की बात आती है, मतलब किसी जरूरी काम को किसी मजेदार काम से जोड़ देना। हाँ, जैसे ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ जिम में सुनना। लेकिन क्या ये आकर्षण हमेशा बना रहता है? क्या सिर्फ किसी चीज को थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश काफी है? ये अच्छा सवाल है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन आकर्षण बनाए रखने के लिए क्लियर एक और गहरे लेवल पर जाते हैं। वो बात करते हैं हमारे सोशल ग्रुप्स और कल्चर की। अच्छा, कैसे? हम उन आदतों को अपनाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं जो हमारे ग्रुप में नॉर्मल और अच्छी मानी जाती हैं। इसलिए एक तरीका यह है कि ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बने जहां आपकी मनचाही आदतें पहले से ही नॉर्म है। अगर आपके दोस्त रोज सुबह दौड़ने जाते हैं तो आपके लिए भी जाना आकर्षक बन जाता है। ये बाहरी आकर्षण से ज्यादा एक तरह की अंदरूनी मान्यता का सवाल बन जाता है। ये दिलचस्प है। यानी माहौल सिर्फ संकेतों के लिए नहीं, आकर्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। यहाँ वो 2 मिनट का नियम बहुत पॉपुलर हुआ। किसी भी नई आदत को बस 2 मिनट से शुरू करना। हाँ। जैसे किताब पढ़नी है के बजाय एक पन्ना पढ़ना है। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? क्या कभी-कभी ये बहुत ही छोटा महसूस नहीं होता? देखिए, 2 मिनट का नियम का मकसद आदत को शुरू करने की जो मुश्किल है उसे खत्म करना है। ये नहीं कि पूरी आदत को 2 मिनट तक ही रखना है। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए। हाँ, वो जो शुरुआती हिचक होती है ना, जो हमें अक्सर रोक देती है, उसे तोड़ने के लिए है ये। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो फिर जारी रखना आसान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 2 मिनट पर ही अटके रहें। यहीं पर वो गोल्डीलॉक्स रूल काम आता है, जिसकी बात हम शायद बाद में करेंगे। हाँ, करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरुआत इतनी आसान हो कि आप ना कह ही ना सकें, और साथ ही बुरी आदतों को मुश्किल बनाना भी उतना ही जरूरी है। जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत है तो क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव करके ना रखें, हर बार मैनुअली डालना पड़े,
ये छोटी सी मुश्किल भी वो एकदम से खरीदने वाले इम्पल्स को कम कर सकती है। सही कहा, वो फ्रिक्शन बढ़ाना। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। क्लियर कहते हैं कि इंसान जो है वो फौरन संतुष्टि चाहता है। बिल्कुल। इसीलिए बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं, जैसे स्मोकिंग या जंक फूड, क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है, भले ही लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। सही। और अच्छी आदतों का फायदा, जैसे एक्सरसाइज या सेविंग, वो भविष्य में मिलता है, इसलिए उन्हें बनाए रखना मुश्किल होता है। तो ये जो फौरन संतुष्टि की कमी है, इसे कैसे पूरा किया जाए? यहीं पर हैबिट ट्रैकिंग जैसी टेक्निक्स काम आती हैं। जब आप अपनी आदत को ट्रैक करते हैं, कैलेंडर पे क्रॉस लगाकर या किसी ऐप में एंट्री करके या मान लीजिए जार में कंचे डालकर, तो आप असल में खुद को एक फौरन इनाम दे रहे होते हैं। वो क्रॉस या कंचा आपकी प्रोग्रेस का एक विजुअल प्रूफ है जो अपने आप में संतोषजनक है। अच्छा। ये दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही फाइनल रिजल्ट अभी दूर हो। दूसरा तरीका है आदत पूरी करने पर खुद को कोई छोटा सा हेल्दी इनाम देना। ऐसा इनाम जो आपकी मूल आदत के मकसद के खिलाफ ना हो। ये दिमाग को सिखाता है कि इस काम से फौरन कुछ अच्छा जुड़ा है, जिससे उसे दोहराने की प्रेरणा मिलती है। तो ये चारों नियम मिलकर एक तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, क्लियर की बातें इन नियमों से कहीं आगे जाती हैं। एक बहुत पावरफुल आइडिया है पहचान आधारित आदतें, यानी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ क्या हासिल करना है उस पर फोकस करने से हटकर कौन बनना है इस पर फोकस करता है। ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? ये शायद पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है। जब हम अपनी आदतों को अपनी मनचाही पहचान से जोड़ लेते हैं, तो हम सिर्फ बर्ताव नहीं बदल रहे होते हैं, हम अपनी सेल्फ इमेज बदल रहे होते हैं। लक्ष्य ये बन जाता है कि हमारी आदतें हमारी पहचान का सबूत बने। जैसे लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक धावक बनना है। अच्छा। जब आप खुद को धावक मानते हैं, तो आप वो काम करते हैं जो धावक करते हैं, मतलब नियमित रूप से दौड़ते हैं। ये बाहरी मोटिवेशन से हटकर अंदरूनी मोटिवेशन की तरफ जाना है, जो कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। आपका व्यवहार आपकी पहचान बनाए रखने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन अपनी पहचान बदलना ये भी तो आसान नहीं होता होगा, खासकर अगर पुरानी आदतें बहुत गहरी जमी हुई हों। बिल्कुल आसान नहीं होता। पहचान बदलना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये छोटी छोटी जीतों से, स्मॉल विन्स से शुरू होती है। हर बार जब आप अपनी मनचाही पहचान के हिसाब से कोई काम करते हैं, जैसे अगर आप हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं और आप सलाद चुनते हैं, तो आप अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। अच्छा, एक वोट की तरह। हाँ, धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। इसमें समय लगता है और उतार चढ़ाव भी आते हैं। जरूरी ये है कि आप डायरेक्शन पर फोकस करें, ना कि सिर्फ फौरी नतीजों पर। ये छोटी जीतें और वोट वाली बात, ये उस दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ती है जिसकी आपने पहले बात की थी, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, बिल्कुल। यानी वो शुरुआती दौर जब हम मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे नहीं दिखते। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इस प्लेटो को कैसे समझे और इससे कैसे डील करें? ये समझना जरूरी है कि ये पठार असल में प्रोग्रेस की कमी नहीं है, बल्कि अदृश्य प्रगति का दौर है। जैसे बांस का पेड़ पहले कई साल जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, दिखता कुछ नहीं। हाँ। और फिर कुछ ही हफ्तों में तेजी से ऊपर बढ़ता है। आदतें भी कुछ ऐसे ही काम करती हैं। शुरुआती मेहनत जो है वो नींव बना रही होती है, नतीजे एक खास लेवल पर पहुंचने के बाद ही दिखने शुरू होते हैं। इस दौर में टिके रहने के लिए ही सिस्टम पर फोकस करना जरूरी है, रिजल्ट पर नहीं। आपको प्रोसेस पर भरोसा करना होता है। ये जानना कि प्लेटो नॉर्मल है और सफलता अक्सर उस थ्रेशोल्ड के ठीक पार होती है, ये आपको हार मानने से बचा सकता है। धैर्य यहाँ बहुत जरूरी है। धैर्य और शायद सही सिस्टम। यहीं पर पर्यावरण डिजाइन यानी एनवायरनमेंट डिजाइन की भूमिका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसा हमने पहले भी थोड़ा बात की थी। हाँ, ये सिर्फ संकेतों को स्पष्ट बनाने से ज्यादा है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो अच्छे व्यवहार को लगभग जरूरी और बुरे व्यवहार को लगभग नामुमकिन बना दे। क्या ये थोड़ी ज्यादा बड़ी बात है या ये वाकई संभव है? नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल लोग हैं जो सोच समझकर फैसले लेते हैं। हाँ, लगता तो यही है। पर सच तो ये है कि हमारा माहौल हमारे बहुत सारे फैसलों को अनजाने में प्रभावित करता है। पर्यावरण डिजाइन का मतलब है इसी प्रभाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। उदाहरण के लिए, अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी देखने के बाद रिमोट को दूसरे कमरे में रख दें। अगली बार टीवी चलाने से पहले आपको उठकर जाना होगा। ये छोटा सा फ्रिक्शन भी इम्पल्स को कम कर सकता है। सही। काम के लिए
अपना फोन साइलेंट मोड पर दूसरे कमरे में रखना, ये जानबूझकर अपने माहौल को ऐसा बनाना है कि आपकी इच्छा शक्ति पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। और इसी माहौल और सिस्टम को और असरदार बनाने के लिए एक और टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग यानी एक नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ना। इसका फॉर्मूला है, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। ये इतना प्रभावी क्यों है? ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का फायदा उठाता है। हमारी पुरानी आदतें जो हैं वो दिमाग में मजबूत न्यूरल पाथवे बना चुकी होती हैं, वो लगभग ऑटो पायलट पर चलती हैं। हैबिट स्टैकिंग इस ऑटो पायलट पे इस्तेमाल नई आदत को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर के रूप में करती है। पुरानी आदत खत्म होते ही वो नई आदत के लिए एक क्लियर सिग्नल बन जाती है। अच्छा। जैसे सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगी। कॉफी पीना एक मजबूत स्थापित आदत है। मेडिटेशन उसके साथ जुड़ के आसानी से सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। ये कब और कहाँ वाली जो कंफ्यूजन होती है उसको खत्म कर देता है। ये सब आदतें बनाने और बनाए रखने के तरीके हुए, लेकिन प्रोग्रेस मतलब प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। कभी हम बहुत उत्साहित होते हैं तो कभी बोरियत लगती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ गोल्डीलॉक्स नियम आता है। चुनौती का स्तर बस सही होना चाहिए, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। इसे प्रैक्टिकली कैसे लागू करें? इसका मतलब है कि हमें अपनी आदतों को लगातार थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहना होगा। जब कोई आदत बहुत आसान लगने लगे तो उसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाना जरूरी है, ताकि दिलचस्पी बनी रहे और हम कुछ सीखते रहें। जैसे अगर आप रोज 10 पुशअप्स आसानी से कर लेते हैं तो 12 करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप एकदम से 50 का लक्ष्य रखेंगे तो वो इतना मुश्किल लगेगा कि आप शायद शुरू ही ना करें। हाँ, छोड़ देंगे। बिल्कुल। ये बैलेंस खोजने की कला है, अपनी कैपेसिटी की सीमा पर काम करना, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप डिस्करेज हो जाएं। प्रगति को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। और प्रगति को देखने और बनाए रखने के लिए आपने पहले ट्रैकिंग और जवाबदेही यानी ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया था। हाँ। क्या सिर्फ खुद ट्रैक करना काफी है या किसी और को शामिल करना ज्यादा फायदेमंद होता है? दोनों के अपने फायदे हैं। ट्रैकिंग आपको अपनी प्रोग्रेस का क्लियर रिकॉर्ड देती है जो मोटिवेटिंग हो सकता है और आपको पैटर्न्स पहचानने में मदद करता है। लेकिन जवाबदेही यानी किसी और को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना, जैसे दोस्त, कोच या पार्टनर, कोई और हमारी परवाह करता है और हमसे पूछेगा तो हम अपनी कमिटमेंट पर टिके रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात तो है। कुछ लोगों के लिए ये बाहरी जवाबदेही बहुत पावरफुल हो सकती है, खासकर उन दिनों में जब अंदरूनी मोटिवेशन कम होती है। हमने अच्छी आदतें बनाने पर तो काफी बात की। क्या ये सारे सिद्धांत बुरी आदतों को तोड़ने पर भी लागू होते हैं? आपने पहले इशारा किया था कि नियमों को उलटना होता है। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? हाँ, बिल्कुल। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन्हीं 4 नियमों के बिल्कुल उलट काम करना होता है। पहला, इसे अदृश्य बनाएं। मतलब बुरी आदत के जो ट्रिगर्स हैं, जो संकेत हैं, उन्हें हटा दें। अगर आप फोन पर समय बर्बाद करते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद करें, ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाएं। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं। उस आदत के नेगेटिव नतीजों पर फोकस करें। सोचें कि उसे करने से आपको असल में क्या नुकसान हो रहा है। उसे छोड़ने के फायदों को बार बार खुद को याद दिलाएं। सही। तीसरा, इसे कठिन बनाएं। उस आदत को करने में रुकावटें, फ्रिक्शन डालें। अगर रात में कुकीज खाने की आदत है तो घर में कुकीज रखना बंद कर दें या उन्हें किसी मुश्किल जगह पर रखें जहां आसानी से हाथ न लगे। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं। अगर आप वो आदत कर बैठते हैं तो उसका कोई फौरन नेगेटिव नतीजा हो, जैसे किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को पैसे देने पड़े, या कम से कम उस चूक को ट्रैक करें ताकि आपको पता चले कि ऐसा हुआ है। ये मूल रूप से आदत के पूरे साइकिल को तोड़ने के तरीके हैं। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये व्यवहार बदलने के पीछे की गहरी साइकोलॉजी और एक सिस्टम बेस्ड सोच का पूरा खाका है। बिल्कुल। छोटी शुरुआत, लगातार सुधार, पहचान पर फोकस और माहौल को अपने पक्ष में करना, ये कुछ मुख्य बातें हैं। ये रातों रात बदलाव का वादा नहीं करती, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया पर जोर देती हैं। जैसा क्लियर कहते हैं, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, ये छोटी छोटी किस्तें जमा होकर ही बड़ा रिटर्न देती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के संदर्भ में शायद एक सोचने लायक सवाल ये उभरता है, वो कौन सी
एक बेहद छोटी एटॉमिक आदत हो सकती है जिसे अपनाने से हमारी मनचाही पहचान की ओर एक कदम बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा या नाटकीय बदलाव हो सकता है वो सिर्फ रोज रात को अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखना हो या खाने के बाद 5 मिनट टहलना हो। ऐसी कौन सी एक सूक्ष्म क्रिया है जो अगर लगातार की जाए तो लंबे समय में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। इस पर सोचना शायद अपनी यात्रा शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।